तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th एक्सेस में। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट में बहुत सारे पॉइंट्स को जाने थे। आप लोग जो है इकोनॉमिक्स के प्ले लिस्ट में जाके जो है वीडियो सब देख सकते हैं। आज जो है हम लोग अगला पॉइंट का बात करेंगे, जो कि आर्थिक विकास की आर्थिक विकास की माप एवं सूचांक। आर्थिक विकास की माप एवं सूचांक, ये जो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो जाने थे आर्थिक विकास, है कि नहीं। आर्थिक विकास जो है हम लोग इसका इतिहास जाने थे, जो कि आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में। चलिए आज हम लोग बात करते हैं आर्थिक विकास की जो है सूचांक क्या क्या है, कैसे जो है आर्थिक विकास को जो है माप किया जाता है, कैसे जो है इसको सूचित किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? राष्ट्रीय आय। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय यानी कि देश के आय, कहने का मतलब हमारे देश भारत में, हमारा देश क्या है? भारत है। इसमें जो है या फिर कोई भी देश हो, कोई भी देश के लिए एक वर्ष के अंतर्गत यानी कि समय अवधि कितना लिया गया है? एक वर्ष। और एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहने का मतलब एक वर्ष के अंतर्गत जितना जो है वस्तु का उत्पादन हुआ है, सेवा से जो धन प्राप्त हुआ है, उन सभी का जो है मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक कहने का मतलब पैसा के रूप में जो है उसका मौद्रिक योग करेंगे, पैसा के मूल्य में निकालेंगे, तो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग जानते हैं, तो बोर्ड पे लिखते हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए इसका परिभाषा हम लिखते हैं, किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए हम लोग समझे क्या कि देखिए, किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत यानी कि अवधि, कितना समय मिला है हम लोग को? एक वर्ष का समय मिला है, यानी अवधि मिला है। एक वर्ष के अंतर्गत यानी कि एक वर्ष के अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो आप लोग समझेंगे कि कोई भी देश हो, अगर उसके अंतर्गत एक साल के अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो आप लोग राष्ट्रीय आय के बारे में समझे होंगे। चलिए दूसरा जो हम लोग का पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय, इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं, चलिए अब जो है हम इसको मिटाते हैं और प्रति व्यक्ति आय लिखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात आप लोग समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आय, तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो देश विकसित गिना जाएगा, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वो अविकसित देश होगा। वो कैसा देश होगा? अविकसित। चलिए हम लोग देखते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में। तो राष्ट्रीय आय हम लोग पढ़ लिए हैं। अब जो हम लोग देखने वाले हैं प्रति व्यक्ति आय। ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? देखिए, एक सिंगल व्यक्ति का जब हम लोग निकालेंगे आय, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। कहने का मतलब राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से यदि हम लोग भाग दे देंगे, तो जो भागफल प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। कहने का मतलब
जितना देश का जनसंख्या हो, जितना देश का जनसंख्या होगा, क्या करना है, राष्ट्रीय आय में भाग दे देना है। राष्ट्रीय आय में क्या करना है, भाग दे देना है। और जो प्राप्त भागफल आएगा वही क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। तो बोर्ड पे हम लोग लिखते हैं इसका परिभाषा कि राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या, जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगी तो उसे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो कहने का मतलब, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगी, जो भागफल प्राप्त होगी उसे प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे प्रति व्यक्ति आय बढ़ा गया, प्रति व्यक्ति आय बराबर, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर हो जाएगा और राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, यानी कि किसी देश का कुल जनसंख्या। तो राष्ट्रीय आय में जब हम क्या करेंगे, कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। यानी कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम जो है चैप्टर 2 में जो है विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है राज्य एवं राष्ट्र क्या। तो इसमें हम लोग बढ़िया समझेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझते हैं हम लोग कि सबसे पहले जो है प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में किया गया। समय किया गया था 1868 में, और उन्होंने जो है तो उस वक्त जो है 20 रुपया प्रति व्यक्ति जो है बताए थे। और उनकी एक पुस्तक थी प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए अब तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए 2006 में, कितना में, 2006 में विश्व बैंक, 2006 में 2006 में विश्व बैंक, विश्व बैंक यानी कहने का मतलब वर्ल्ड बैंक के अनुसार, यानी कि ये जो है आर्थिक विकास में जो है ये बता रहा है विश्व बैंक 2006 में कि 2004 में, 2004 में जिन देशों के पास, जिन देशों की जो है प्रति व्यक्ति आय, जिन देशों की जो है प्रति व्यक्ति आय 4,53,000, 4,53,000 रुपया थी, वो जो देश विकसित देश कहे जाएंगे, विकसित देश कहे जाएंगे। यानी कहने का मतलब समृद्ध देश, समृद्ध देश। वही जिन देश की जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 37,000 से कम होगी वो क्या कहलाएंगे, अविकसित देश। क्या कहलाएंगे, अविकसित देश। वही बात कर ले तो 2004 में भारत का ध्यान प्रति व्यक्ति आय कितना था यहाँ पे, तो मात्र और मात्र 28,000, कितना था, 28,000। तो कहने का मतलब विश्व बैंक क्या जारी किया कि 2004 में जो है जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जो है कितना होगा, 4,53,000 होगा, 4,53,000 होगा, वो देश क्या हो जाएंगे, विकसित देश हो जाएंगे। वही जिस देश का 35,000 से 35,000 या इससे कम, या इससे कम, तो वो देश कहलाएंगे निम्न, निम्न विकासशील, निम्न विकासशील देश। क्या कहलाएंगे, निम्न विकासशील देश। तो हम लोग भारत का बात करें 2004 में तो प्रति व्यक्ति आय कितना था, 28,000। तो जो भारत है, तो भारत जो है, भारत निम्न देश के वर्ग में आता है, निम्न देश के वर्ग में
आता है। तो भारत किस देश में आता है, किस देश के वर्ग में आता है, तो निम्न जो है देश के वर्ग में आता है। तो ये था विश्व बैंक का जो है रिपोर्ट 2006 में। ये जो था विश्व बैंक का रिपोर्ट जो था 2006 में, तो ये क्या बोला कि 2006 में एक डाटा निकाला जिसमें बोला जिस देश का प्रति व्यक्ति 2004 में 4,53,000 तो वो देश क्या कहलाएंगे, विकासशील देश यानी कि विकसित देश कहलाएंगे, विकसित देश कहलाएंगे। वही जिस देश का जो है 35,000 या इससे कम होगा वो निम्न आय वाला जो है देश कहलाएगा, यानी कि निम्न विकासशील देश कहलाएगा। वही भारत जो 2004 में था मात्र और मात्र 28,000 था, तो भारत किस श्रेणी में आ गया, निम्न आय वाला श्रेणी में आ गया, यानी कि निम्न विकासशील देश में आ गया। चलिए यहाँ तक आप समझे होंगे। अगला पॉइंट हम लोग समझते, पहला जो पॉइंट पढ़े हम लोग आर्थिक विकास के माप में और सूचकांक में क्या क्या पढ़े हम लोग, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़े, फिर हम लोग पढ़े प्रति व्यक्ति आय के बारे में। अब जो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं माप विकास सूचकांक के बारे में, इसके बारे में माप विकास सूचकांक के बारे में हम लोग पढ़ने वाला है, सूचकांक के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए क्या होता है माप विकास सूचकांक क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए यह एक आर्थिक विकास की तुलना करने वाली है, यह जो है एक आर्थिक विकास की तुलना करने वाली जो है सूचकांक है। और इसमें जो है क्या किया जाता है, यह विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ये क्या करती है, विभिन्न देशों की शैक्षिक स्थिति यानी कि शिक्षा के मामले में जो है प्रत्येक देश जो है किस लेवल पे है। वही बात करें स्वास्थ्य के मामले में जो है प्रत्येक देश जो है किस लेवल पे है, स्वास्थ्य की स्थिति में ठीक है या फिर सबसे नीचे पायदान पे है। फिर जो इसका बात करें प्रति व्यक्ति आय में जो है कौन देश आगे है कौन देश पीछे है, ये सब की जो है सूचना इकट्ठा जो करता है, डाटा इकट्ठा करता है, वो कौन करता है, तो यही करता है माप विकास सूचकांक। माप विकास सूचकांक देखिए इसके जो है 3 घटक है, इसके जो है 3 घटक है। कौन कौन से घटक आप लोग जानेंगे, जीवन आशा वही कहने का मतलब स्वास्थ्य हो गया। फिर बात करें हम लोग शिक्षा प्राप्ति, इसका दूसरा घटक क्या है, शिक्षा प्राप्ति। वही तीसरा घटक का बात करें तो जीवन स्तर, तीसरा का बात करें तो हम लोग जीवन स्तर। तो कहने का मतलब जो माप विकास सूचकांक है जो है, सूचकांक जो है ये सिर्फ आर्थिक विकास को ही तय नहीं करती है, बल्कि ये जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन आशा ये सबको जो है लेके चलता है। प्रति व्यक्ति आय को जो है सबकी गणना करता है और सरकारों को यह सूचित करता है, सरकारों को ये दिखाता है, विभिन्न देशों की सरकार को दिखाता है कि आपके देश में जो है किस क्षेत्र में जो है विकास करने की आवश्यकता है कि नहीं, किस देश में विकास करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमारा भारत जो है इतना बड़ा विशाल होने के बाद भी वो पिछड़ा है कि नहीं, इस सब मामले में जो है शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में जो है पीछे है। लेकिन हाँ अभी जो है तेजी से विकास हो रहे हैं, इसका जो है लेवल अब उठ रहा है कि नहीं, इसका जो स्तर ऊंचा होते जा रहा है। तो इसका जो काम है सरकारों को यही बताना कि आपके देश जो है कैसा स्वास्थ्य के मामले में है, शिक्षा के मामले में आपका देश कितना नंबर पे है पूरा दुनिया में। वही ये जो है प्रति व्यक्ति आगे बताता है। तो इससे जो है सरकारों को लगता है कि नहीं हमको जो है इस क्षेत्र में कार्य करना है कि नहीं, जिससे हमारा देश में जो है पूरा दुनिया में जो है ये प्रचलित हो। चलिए आप लोग उम्मीद करते समझे होंगे, आप लोग जो है इसका परिभाषा को यहाँ से लिख पाएंगे, ऐसे ऊपर ले लेंगे आप लोग। हम लोग जाने अभी तक हम लोग जाने माप विकास सूचकांक के बारे में, माप विकास सूचकांक के बारे में। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में, यानी कि नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। चलिए देखिए इसका जो इसको जो बनाया गया था माप विकास सूचकांक के तौर पे ही बनाया गया था। ये जो है किसी देश के लिए या फिर भारत का बात कर ले हम लोग, तो भारत सरकार या उससे संबद्ध संस्थाओं द्वारा तैयार की जाती है, या किसके द्वारा तैयार की जाती है, भारत सरकार या उससे जो संबंधित संस्थाएं हैं उसके द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें देश के लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी जानकारियां दी जाती है। कहने का मतलब वो ये जो है मानव जो है ये जो है माप विकास सूचकांक के आधार पे ही जो है इसको बनाया गया था। इसमें भी जो है भारत सरकार या उससे संबंधित संस्थाएं हैं वो देश में कहाँ पे जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पे जो जितनी जानकारियां हैं वो इकट्ठा करती है। और ये भी जो है सरकार को मदद करती है बताने में कि आपको जो है किस क्षेत्र में जो है कार्य करने चाहिए, कौन सा क्षेत्र जो है
पिछड़ा हुआ है। ये भी जो जस्ट उसके जैसा ही बोलता है, लेकिन ये जो हो गया नेशनल हो गया, यानी कि देश का हो गया। तो आप लोग जो लिखेंगे यहाँ पे, भारत सरकार या उससे संबद्ध संस्थाओं द्वारा तैयार की जाती है ये, जिसमें देश के लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी जानकारियां जो है दी जाती है। इसमें जो है लोगों के जीवन स्तर, वही बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी जानकारियां जो है इसमें जो है दी जाती है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में जो है ये सब जो है दी जाती है। चलिए, इसके मूल्य पे जो है भारत के कौन से क्षेत्र, कौन से राज्य जो है नंबर 1 पे है, कौन से क्षेत्र, कौन से राज्य जो है नंबर 1 पे है, जो इसके सिद्धांत पे जो है फॉलो करता है, इसके सिद्धांत को, इसका जितनी शर्तें है उसको पूरा करता है। तो देखिए, सबसे पहला जो रैंक पे है, फर्स्ट पे, वो केरल है। रैंक पे माने केरल है। वही बात करें, जो सबसे नीचे का रैंक है उसको बीमारू बोला गया, बीमारू शब्द पे जो है सूचित किया गया इससे। अब देखिए, यहीं से आप लोग जो है इसका जो है राज्य का नाम भी याद रख सकते हैं, जिसका पहला पहला लेटर से। तो यहाँ पे हम बीआई को अगर हटाएं तो बीआई से जो यहाँ पे हो जाएगा बिहार। बिहार का रैंक सबसे जो है देखिए नीचा है। फिर बात करें हम एम से बात हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। वही बात करें हम लोग ए से हो जाएगा आसाम। फिर बात करें हम लोग आर से हो जाएगा राजस्थान। और फिर बात करें हम लोग लास्ट यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। ये सब देश का जो है लेवल सबसे नीचे है। ये सब देश का जो रैंक जो है सबसे नीचे है, और सबसे ऊपर जो है वो किसका है, तो आप याद रखेंगे केरल। सबसे ऊपर रैंक किसका है, केरल का है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जो शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले हो, जीवन स्तर में जो ऊंचा हो, वो सबके मामले में जो केरल सबसे ऊंचा है। वही बात करें हम लोग, जो राज्य सबसे नीचा है उसको जो है बीमारू सबसे जो है सूचित किया गया है, बीमारू। और यही बीमारू का जो है पहला लेटर से आप लोग नाम याद रखेंगे। तो आप लोग से एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है, इनमें से कोई एक राज्य का नाम दिया जाए रहेगा तो आप लोग याद रखेंगे, और अन्य 3 राज्य का नाम रहेगा जो कि गलत रहेगा। फिर आप लोग से कभी कभी पूछ देगा इनमें से कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है, तो इनमें से 3 रहेगा राज्य का नाम, और एक अलग राज्य का नाम होगा जिसको आप लोग चूज करना है। तो आप लोग यहाँ पे समझे होंगे राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। अब जो देखते हैं हम लोग अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हम लोग का रहेगा माप एवं सूचकांक में उपभोक्ता व्यय। अब जो हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उपभोक्ता व्यय के बारे में। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। उपभोक्ता पहले हम लोग समझते हैं उपभोक्ता क्या होता है। सबसे पहले हम क्या समझते हैं उपभोक्ता। देखिए, उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है, वो मनुष्य होता है जो अपने जरूरत के हिसाब से जो है पैसे खर्च करता है, अपनी जो है जरूरत की चीजों पे जो है पैसे खर्च करते हैं, जरूरत की चीज लेने के लिए क्या करते हैं, पैसे जो व्यय करते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उनकी जो है उपभोक्ता व्यय में जो है कमी आई है। उनकी जो उपभोक्ता व्यय में जो है कमी आई, उपभोक्ता क्षमता में जो है कमी आई है। वही बात करें हम लोग शहरी क्षेत्र का, तो इसमें जो है वृद्धि हुई। ये क्या है, बढ़ा है। तो आप लोग याद रखेंगे उपभोक्ता व्यय के अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्र की जो है उपभोक्ता व्यय की क्षमता में जो है कमी आई है, वही जो है शहरी क्षेत्र में जो है वृद्धि हुई। तो ये था हम लोग का जो है आर्थिक विकास के माप एवं सूचकांक। अब जो एक और हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं आधारभूत संरचना के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधारभूत संरचना के बारे में। तो इस सबको जो हम लोग मिटाते हैं। चलिए, इसी के अंतर्गत जो हम लोग को पढ़ना है आधारभूत संरचना पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना, आधारिक या आधारभूत संरचना, आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं ये होता है। देखिए, किसी देश के अंतर्गत आने वाले वे सभी तत्व जो उस देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं आधारभूत संरचना कहलाते हैं। कहने का मतलब
किसी देश के अंतर्गत आने वाले क्या क्या हो सकते हैं, तो वो शिक्षा हो सकता है, फिर वो बिजली हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, फैक्ट्रियां हो सकती हैं, जल हो सकते हैं। तो ये सब चीज जो है उस देश के आर्थिक विकास में क्या होंगे, सहायक होंगे। जैसे हम लोग क्या बोल देंगे, आर्थिक विकास में सहायक होंगे, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, आधारभूत संरचना बोल देंगे या फिर आधारिक संरचना बोल देंगे। हाँ, क्या लिखते हैं, किसी देश के अंतर्गत, किसी देश के अंतर्गत आने वाले वे सभी तत्व जैसे सड़क, परिवहन, संचार, स्कूल। तो किसी देश के अंतर्गत आने वाले वे सभी तत्व जैसे सड़क, परिवहन, संचार, स्कूल जो उस देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, उसे आधारभूत या आधारभूत संरचना कहते हैं। आप लोग यहाँ पे समझिए, किसी देश के अंतर्गत आने वाले वे सभी तत्व, जैसे आप लोग समझे, परिवहन हो गया, संचार हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जो उस देश के आर्थिक विकास में क्या होंगे, सहायक होंगे, उसे क्या कहेंगे, आधारभूत संरचना या आधारिक संरचना कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है आधारभूत संरचना, आधारिक संरचना के बारे में समझे होंगे। आप लोग यहाँ से इसका प्रभाव ले सकते हैं, अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।